नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। साल था 2020 जब कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी वारदात हुई थी जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया था। मामला 2 हत्याओं का था। रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना व्याख्यान था कि पुलिस ने सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही सॉल्व कर दिया था। इसके बावजूद केस मिस्ट्री ही रह गया और आगे यह केस बाप बेटी के पाक रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई? हत्या क्यों हुई थी? हत्या किसने की थी? आगे हुई पुलिस के तहकीकात में क्या कुछ सामने आया? पूरी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 1 की है। अगस्त 2020 में यह बंगला रेलवे के एक बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का घराना हुआ करता था। 1998 के बैच के रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। फिलहाल आर.डी. वाजपेयी दिल्ली में रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत हैं। तब देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल थे। ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे और उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में थे। बेटी फ़िलहाल लोरेटो हाई स्कूल के 9th क्लास की स्टूडेंट थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर थी। इतने कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीत चुकी थी। बेटा गोमती नगर सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, क्योंकि जब ये घटना हुई उस वक्त लड़की नाबालिग थी, इसलिए हम आर.डी. वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं लेंगे। 29 अगस्त आर.डी. वाजपेयी के लिए बहुत खास था, क्योंकि उस दिन आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था। लेकिन काम की वजह से आर.डी. वाजपेयी लखनऊ में अपने परिवार के साथ नहीं थे, इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी शाम में वीडियो कॉल के जरिए शामिल होंगे। इस प्लान के बनते ही दोपहर के वक्त मालिनी और उसका बेटा सर्वदत्त कमरे में आराम करने के लिए चले गए। उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली गई। दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं। मालिनी वाजपेयी के माता पिता सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग शाम के 3 बजे आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई हुई आवाज़ में अपनी नानी को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि नानी माँ, मैं माँ और भाई को उठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं उठ रहे हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कुछ हो गया हो। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाओ। ये कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी नवासी की आवाज़ सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती है और वह उसे तसल्ली देकर फ़ोन काट देती है और फ़ौरन अपने पति को इस बात की जानकारी देते हुए और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों भागते हुए आर.डी. वाजपेयी के बंगले में पहुँच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर बच्ची और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। जब सभी उस कमरे में जाते हैं तो उस कमरे का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ाते हैं। कमरे में मालिनी और उसका बेटा सर्वदत्त खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहाँ मौजूद लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में कोई हरकत नज़र नहीं आती है। हालात ज़्यादा सीरियस देखते हुए वहाँ लोग जो मौजूद थे जल्दी से इमरजेंसी नंबर 112 पर फ़ोन करते हैं। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस बंगले के अंदर आ जाती है और इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इत्तला दी जाती है। इत्तला मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम के जरिए दोनों की जांच की जाती और उन्हें डेड करार कर दिया जाता है। दोनों के सर में गोली लगी थी। इतने पॉश इलाके में एक बड़े सरकारी ऑफिसर की पत्नी और बेटी की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। इस खबर से पूरे प्रशासन में तहलका मच जाता है। इस बात की खबर दिल्ली में काम कर रहे आर.डी. वाजपेयी को दी जाती है, क्योंकि वाजपेयी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे। इसलिए मामले की जानकारी पुलिस गोयल को भी दी जाती है। फ़ौरन ही पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन करके मामले की जानकारी देते हैं और उनसे मामले को फ़ौरन आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी इन्वॉल्व हो चुका था। इसलिए आला अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी अस्थाई मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय घर में 3 सदस्य मालिनी, उसका बेटा और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पे जाता है कि शायद नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन शुरुआती पूछताछ से ही नौकर
शक के दायरे से बाहर हो गया। अब पुलिस दूसरे एंगल से पूछताछ शुरू कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं कर दी है। लेकिन जल्द ही पुलिस इस शक से भी बाहर आ जाती है, क्योंकि तहकीकात में कहीं से भी किसी बाहरी व्यक्ति आने का कोई संकेत नहीं मिलता है। और अब इस केस में अगर कोई पुलिस की मदद कर सकता था तो वो है RD वाजपेयी की बेटी, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तब वह घर पर थी। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ करते हैं तो वह कुछ भी नहीं बताती है और सारी बातें बताने से इनकार कर देती है और कहती है जब पापा आएंगे तभी मैं उनको सब कुछ बताऊंगी। जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय देश में कोरोना बढ़ चुका था और हवाई जहाज़ का परिचालन भी बंद हो चुका था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद RD वाजपेयी कार से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। इधर बेटी की जिद थी कि वह अपने पिता के आने पर ही कुछ बताएगी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले संयम और समझदारी से जांच को आगे बढ़ाते हैं और लड़की से पूछकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की कुछ अजीब हरकत करती है और वह घर में भूत प्रेत होने की बातें करती रहती है। इन सब बातों के दरमियान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की अपने दोनों हाथों को छुपाने की कोशिश करती है और वो लगातार दुपट्टे से छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके हाथ पर किसी की नज़र न पड़ जाए। लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले दुपट्टा हटाने को कहते हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस के कुछ आला अधिकारी प्यार से समझाते हैं, लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं। उसके हाथों को देखकर वह सभी दंग रह जाते हैं। लड़की के दोनों हाथ पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताज़ा थे। हथेली की जख्म तो इतना ताज़ा था जैसे हथेली को किसी ने अभी अभी काटा है। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था। इस बारे में जब पुलिस उससे पूछती है तो वह साफ साफ कुछ नहीं बताती है और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इस बात पर जब पुलिस वाले इस लड़की के कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे से कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती हैं। बाथरूम के आईने पर डिस्को फ्लाइट यून लिखा हुआ था और इसके बीचों बीच एक गोली दागी मिलती है। घर में लड़की का लाइसेंस पिस्टल भी मिलता है। लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। उसी लाइसेंसी बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी। घटना वाले समय भी 3 गोली घर में चलने के सबूत मिलते हैं। एक गोली सरदत्त के सर पर मारा गया था कि यह दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने ही की है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले RD वाजपेयी के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करते हैं। जब RD वाजपेयी लखनऊ पहुंच जाते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहती है कि यह जो कुछ भी हुआ है वह भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है तो फ़ौरन ही लड़की अपनी मां और भाई के कत्ल को कबूल कर लेती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि घर में भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा है। पूछताछ में लड़की यह भी बताती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले कुछ दिनों से अपनी माँ और भाई को बताया करती थी, लेकिन उन लोगों ने भूत होने पर यकीन नहीं करते थे। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है कि जब मलनी वाजपेयी और उसका बेटा आराम करने के लिए चले जाते हैं तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा अपनी मां के सर पर फायर कर देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है और गोली उसकी मां के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। वह उस वक्त दम तोड़ देती है। RD वाजपेयी का बेटा वहीं पर आराम कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लड़की ने अपने भाई के सर पर भी सीधा फायर कर देती है और वह भी मौके पर ही दम तोड़ देता है। दोनों को गोली मारने के बाद वह पास में रखी बेडशीट उन दोनों पर डाल देती है। फिर वह अपनी नानी को फ़ोन करके कहानी बनाना शुरू कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटे बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी RD वाजपेयी की पत्नी और बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही बेटी ने की है। हालांकि पुलिस वाले बताते हैं कि लड़की की हालत देखकर पता चलता है कि वह गहरे शोक में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे डिप्रेशन की हालत में ही अपनी मां और अपने भाई की हत्या की है। पुलिस यह भी बताती है कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पिछले कई दिनों से वह खुद को ही चोटिल कर रही है। पुलिस लड़की के पास से ब्लेड और रेजर बरामद करती है जिससे वह अपना हाथ काटा करती थी। इस मामले में RD वाजपेयी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराते हैं। वह अपने बयान में अपनी बेटी को अपनी पत्नी और अपनी बेटी की कातिल मानने से इनकार कर देते हैं और वह दावा करते हैं कि उनकी बेटी यह हत्या नहीं की है बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर यह हत्याएं की हैं। इसलिए वह हत्या के आरोप अज्ञात पर लगाते हुए FIR दर्ज करवाते हैं। इस बीच घर में मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लड़की की हालत अब तक इतनी ज़्यादा ख़राब होती जाती है कि वह अपनी माँ और अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होती है।
और वह अपनी नानी के घर चली जाती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले आगे की तहकीकात में लग जाते हैं। लड़की के बयान और सबूतों के आधार पर लड़की को अपने हिरासत में ले लेते हैं। लड़की को अगले 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वहाँ उसे डिप्रेस्ड करार कर दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ आरडी वाजपेयी अदालत से गुजारिश करते हैं कि उसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने के बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आरडी मिर्ज़ा वाजपेयी की दरख्वास्त को मान लेता है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भी उस घर में तैनात कर दिए जाते हैं। इस मामले में पुलिस आगे कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़की की हालत दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसका इलाज साइकियाट्रिस्ट के जरिए करकी जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाता है। आगे इस केस में लड़की के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं होता है और जल्दी उसे अदालत द्वारा बेल मिल जाती है और फिर कुछ ही महीनों के बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली रहने चली जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भूल जाते हैं। इसी बीच लगभग 1 साल के बीच जाता है, तभी एक बार फिर आरडी वाजपेयी और उसकी बेटी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं और इस बार दोनों के चर्चे में आने की वजह बहुत शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की का पागलपन में उसने अपने भाई और मां की हत्या का आरोप लगा था, वही लड़की अपने पिता आरडी वाजपेयी और अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और यह शिकायत करती है कि उसके पिता 2013 से उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि अपनी माँ और अपने भाई के मरने के बाद जब वह अपने पिता के साथ रहने आई तो वहाँ उसकी बुआ ने ज़बरदस्ती उसके पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया। लड़की अपने पिता और अपनी बुआ के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाती है कि उसके पिता और बुआ के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही उन पर छेड़छाड़ और बाकी धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसलिए मामला दर्ज होने के बाद ये दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी अब पुलिस चाहकर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब इस केस का मौजूदा हालत की बात की जाए तो अदालत में साबित हो जाता है कि लड़की डिप्रेशन में आकर ही अपनी माँ और भाई की कत्ल की थी, इसलिए उसके साथ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और मामला आज भी अदालत के फाइल में पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो इल्ज़ाम अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामले में दोनों आरोपी को बनाते हुए 2025 में पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल यह मामला भी अदालत में ही चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।